हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपना और आपकी फैमिली का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या देखा था? कंपनी रूल। आज हमें हमारा नया स्टार्ट करना है, वो है क्राउन रूल। आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में। तो इन्होंने क्या किया था? टू टाइप से राज किया था इंडिया के ऊपर। पहले तो क्या था? कंपनी रूल था। कब से लेके कब तक था ये? 1773 से लेके 1858 तक। और फिर उसके बाद हम देखते हैं क्राउन रूल, जो कब से लेके कब तक है? 1858 से लेके 1947 तक, जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिलती है। तो आपका जो ये कंपनी रूल है, ये तो आपका प्रीवियस लेक्चर तक कंप्लीट हो गया था। अब हमें क्या स्टार्ट करना है? क्राउन रूल स्टार्ट करना है। आइए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्या हुआ था? रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। इसके अंदर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, और इसको क्या बोला जाता है ऑल्सो? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्यों हुई थी? बहुत सारे रीजन थे उसके, बहुत सारे कारण थे। कौन से? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो किसका था? लॉर्ड डलहौजी चलाते थे। जैसे इन्होंने झांसी छीनी थी झांसी की रानी से, तो ऐसे ही जो वो थ्योरी थी वो कौन सी थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, जो किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। इससे सब परेशान थे इंडिया के महाराजा। ठीक है। और क्या था? ब्रिटिशर्स की इंग्लिश एजुकेशन आने लगी थी। और ब्रिटिशर्स क्या दिखाते थे? अंग्रेज क्या दिखाते थे? कि हम आपको अच्छे से रूल कर सकते हैं, हम वाइट हैं, ये और ये ब्लैक ब्लैक और ब्राउन जो आपका कलर है, ये बर्डन है हमारे ऊपर। देखिए अब आगे। तो इन्हीं कारण की वजह से क्या हुआ था? ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था आपका। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? इस रिवोल्ट के होने के बाद क्या होता है? आपका जो मुगल एम्पायर जो चलता आ रहा था, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है? वो खत्म हो जाता है, और क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। ठीक है। सारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो जो टेरिटरी थी आपकी, वो किसके पास चली गई है? वो सारी ब्रिटिश की गवर्नमेंट के पास चली गई है। जो उनकी क्वीन विक्टोरिया थी, अब वो महारानी इंडिया की भी है। आइए करते हैं स्टार्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए ये लिखा हुआ है ना, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया आपका कब से कब तक? 1858 से लेके 1947 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। The significant act was enacted in the wake of the revolt of 1857, also known as First War of Independence और the सिपोय म्यूटिनी। देखिए, जो आपका ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, इसको और क्या बोला जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? सिपोय म्यूटिनी बोला जाता है, सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है इसको। ठीक है। द एक्ट ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया abolished ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड revenue टू द ब्रिटिश क्राउन। ये जो आपका एक्ट आया है, कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको क्या बोला जाता है? एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट क्या होता है? देखिए, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट बोला जाता है इसे। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक्ट क्या देगा हमें? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट।
जैसे हम आज देखते हैं, जो जैसे अपनी एग्जीक्यूटिव है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसको, लेजिस्लेटिव को, जो अपने लॉ बनाता है। वैसे ही ये एक्ट इंडिया में क्या लेके आएगा, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट लेके आएगा, जिससे हमें क्या मिलेगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी। लेकिन हम क्या देखेंगे, इसके फीचर्स देखने के बाद हमें पता लगेगा कि ये जो सारी चीज़ें थी, ये किसके ऊपर थी, ये सिर्फ पेपर के ऊपर थी, एप्लीकेबल नहीं हुई थी ये सब चीज़ें। देखें, the features of this act were as follows. First one, it provided that India henceforth was to be governed and in his name of her majesty, जो उनकी majesty है, जैसे उनकी क्वीन विक्टोरिया है, वैसे ही इंडिया की जो टेरिटरी है वो सारी किसके पास चली गई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई है। It changed the designation of the Governor General of India to that Viceroy of the India was the direct representative of the British Crown in India. लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले बने थे। देखिए, जो आपकी गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, इसको क्या कर दिया गया, अब हटा दिया गया और क्या बना दिया गया, वाइसरॉय बना दिया गया। इस पोस्ट की जगह जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको अब क्या बना दिया गया, उसको तो हटा दिया गया, एक नई पोस्ट बना दी गई। क्या बना दी गई, वो वाइसरॉय बना दिया गया, जो क्या होगा, एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा और सारी पावर इंडिया की किसको दे दी गई, वाइसरॉय को दे दी गई। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। हो गया होगा आपको क्लियर, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सेकंड वन, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्या थे, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी और क्या थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी। ये जो दो बॉडी बनी थी, जो उनको कमर्शियल अफेयर देखेगी या फिर उनके पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगी। जो जो ये क्या था, ये मैंने आपको बताई थी कि ये क्या थी, डबल गवर्नमेंट थी। इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। जैसे गवर्नर जनरल को हटाया था, ऐसे ही डबल गवर्नमेंट को भी हटा दिया गया और क्या बना दिया गया, उसकी जगह पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एक नई पोस्ट बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनाया गया, जो क्या होगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री रैंक ऑफिसर। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बना दिया गया। डबल गवर्नमेंट जो थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और क्या बना दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो क्या है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उसका जो ऑफिसर होता है, वैसे ही ये होंगे। ठीक है, और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, ये क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और जो वाइसरॉय होगा, देखिए, जो वाइसरॉय है ना, वाइसरॉय किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को होंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल को हटा के तो क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल को हटाया तो क्या बनाया, वाइसरॉय। और इसको डबल गवर्नमेंट को हटाया तो क्या बना दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बना दिया गया। और सारे किसको, ये हायरार्की बन गई ना, सारी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ये, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट बोला जाता है। देखिए, थर्ड वन, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट for India, vested with complete authority and control over Indian administration. The Secretary of the State was a member of British Cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. वही बताया मैंने आपको, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो पोस्ट बनाई है, किसको, इनको डबल गवर्नमेंट को हटाने के बाद, तो इसको क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। फोर्थ वन, it established a 15-member council of India to assist Secretary of the State for India. The council was an advisory body. The secretary of the state was made chairman of the council. और क्या बनाया गया, इंडियन काउंसिल बनाई गई, जो क्या थी, 15 मेंबर बॉडी है, जो क्या बताएगी ब्रिटिशर्स को कि इंडिया के लिए क्या चीज़ अच्छी रहेगी, क्या चीज़ सही नहीं रहेगी, उसकी सरकमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगी, एडवाइस करेगी
किसको? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। जैसे हम आज देखते हैं वैसे ही है, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को ये क्या करेगी? एडवाइस करेगी। और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। फिफ्थ वन, it constituted the secretary of the state in the council as the body corporate capable of suing and being sued in India and in the England। तो suing का मतलब क्या है? जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है काउंसिल के अंदर, वो क्या होंगे? उनके ऊपर केस किया भी जा सकता है और वो किसी और के ऊपर केस कर भी सकते हैं। दोनों क्या होंगे? दोनों ही चीजें हो सकती हैं। जैसे क्या हुआ, उनके ऊपर केस किया भी जा सकता है, केस किया भी जा सकता है और वो कर भी सकते हैं। ये दोनों पावर है उनके पास, ठीक है। किसके पास? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जब वो काउंसिल के अंदर होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द एक्ट ऑफ 1858 was however largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. It did not alter any substantial way of the system of the government that prevailed in India। अब देखिए, अब हम क्या देख रहे हैं? इंडिया के अंदर गुड गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स लेके ही क्यों आए? पता होना चाहिए ना हमें ये। क्योंकि पहले तो क्या कर रहे थे, वो सारे सेंट्रलाइजेशन कर रहे थे। लेकिन अब कि वो क्या करेंगे? हमें पावर्स देते रहेंगे इंडिया को। कैसे करेंगे वो देखिए। तो हम क्या देखते हैं, इसका रीज़न क्या था गुड गवर्नमेंट लाने का इंडिया में? वो इसलिए था, जो रिवोल्ट हुआ था ना 1857 का, अगर जनता भड़क रखी है किसी भी कारण, ठीक है, वो उसकी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करती है, अगर हम आज के टाइम भी देखते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उनको राइट्स देगी ना। अब जैसे देखिए, हम क्या देखते हैं, फार्म लॉज आए थे, तो इंडिया के लोगों ने क्या किया? जो फार्मर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमारे लिए ये क्या है, अच्छे नहीं है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया? अब उनको वो बिल वापस लेंगे ना वो, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस करेंगे। तो ये एक प्रोटेस्ट करना क्या है? ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, विदाउट नॉन वायलेंस। तो ऐसे ही उस टाइम पे क्या हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। तो वो विद्रोह के कारण जो जनता भड़क रखी थी ना उस टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करते हैं, हटा देते हैं और हम सारा पावर जो ले लेते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती है। तो जैसे वो लोग भड़क रखे हैं, उनका गुस्सा भी तो शांत करना पड़ेगा ना। तो उनका गुस्सा शांत करने के लिए ये एक इमीडिएट कोज था, ठीक है। इमीडिएट कोज, वो उनका गुस्सा दूर करने के लिए क्या हुआ था? एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट लाया गया, ठीक है। ये सिर्फ किस लिए था? एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट के लिए। ना कि ये सिर्फ ऐसे नहीं था कि हम इंडिया को दे ही देंगे ये सब कुछ, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। ऐसा नहीं था, ये सिर्फ दिखाया गया था। और ये सिर्फ क्या था? पेजेस पे, बुक्स में रह गया था, ऑन पेपर ही रहा ये सब कुछ, और ये लागू नहीं हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब देखिए, जो आपके फर्स्ट वाइसरॉय बने थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। तो उन्होंने क्या देखा उस टाइम पे? प्रॉब्लम्स देखी। उन्होंने क्या किया? प्रॉब्लम्स देखी, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम देखी उन्होंने कि इंडिया में क्या क्या दिक्कत है? एक तो क्या है? एग्जीक्यूटिव, जैसे एग्जीक्यूटिव की कौन सी वो थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की थ्योरी थी ना। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की थ्योरी थी, वो अपने अंडर कर लेते थे सारा राज्य, ठीक है। तो फिर इसी थ्योरी के कारण ये जो एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस थी, कि मतलब क्या हो गया, ये जैसे एग्जीक्यूटिव क्या अत्याचार कर रही थी उनके ऊपर, जनता के ऊपर उस टाइम पे। तो ये क्या थी? प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, तभी क्या कर रही थी? जनता भड़क रही थी, तो उनको शांत करना भी जरूरी था। तो लॉर्ड कैनिंग ने देखी ये प्रॉब्लम्स। एक तो ये प्रॉब्लम थी कि जनता भड़क रही है इस कारण, क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है? उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। और क्या देखते हैं वो? जो इंडियंस का
सेकंड प्रॉब्लम जो उन्होंने देखी, इंडियंस का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। इंडिया के जो लोग हैं उनका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है किसी भी चीज़ में, ना तो उनका लेजिस्लेटिव में है और ना उनका एग्जीक्यूटिव में। तो ये दो प्रॉब्लम लॉर्ड कैनिंग ने देखी कि जनता को शांत करने के लिए, जनता इन्हीं कारणों से भड़क रही है, तो जनता को शांत करने के लिए क्या किया गया, उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढे। सॉल्यूशन कौन से थे देखिए, तो उन्होंने इन दो प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन बताए। तो उन्होंने जो सॉल्यूशन बताए वो देखिए। सॉल्यूशन, उन्होंने सॉल्यूशन बताया कि हम क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे, जो पहले क्या कर दी गई थी, पॉलिश कर दी गई थी ना, तो अब हम क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे, लोगों के अंदर लॉ बनाएंगे वो, ठीक है। और क्या करेंगे, इंक्रीज पार्टिसिपेशन, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, कि हम क्या करेंगे, इंडिया के लोगों को भी एंट्री देंगे कि आप भी लॉ बनाइए हमारे साथ, ठीक है। तो देखिए अब आगे, तो इसी के तहत क्या होता है, अब ये इन्होंने क्या कर लिया, प्रॉब्लम पता लगा ली, तो फिर क्या होगा, इसी के थ्रू अब क्या आएंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट आएंगे। देखिए कौन से आएंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट, एक्ट ऑफ 1861 आएगा आपका, 1892 आएगा, 1909 आएगा। इनको अब हम एक एक करके देखेंगे। और आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे ये क्या आए हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट आए हैं, इन तीनों के पीछे एक पॉलिटिकल इवेंट था जो हुआ था। कौन से देखिए, जो आपका 1861 वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया है, इसके पीछे का जो इवेंट था, पॉलिटिकल इवेंट, वो कौन सा था, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति थी, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया है, जो ये क्रांति हुई थी, ठीक है। 1857 की जो क्रांति बोलते हैं हम उनको, सिपोई विद्रोह, ठीक है, सिपाही विद्रोह, ठीक है। तो फिर इसके अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, ये क्या था, इसका पॉलिटिकल इवेंट था। तभी क्या हुआ था, 1861 में क्या आया, इंडियन काउंसिल एक्ट आया आपका। फिर उसके बाद एक आता है आपका 1892 का काउंसिल एक्ट। तो इसके अंदर जो पॉलिटिकल इवेंट था वो क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी आपकी 1885 में। और जो आपका थर्ड वन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसका जो पॉलिटिकल इवेंट था वो क्या था, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी 1906 में। और क्या था, बंगाल पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन 1905 में। तो फिर क्या हो गया, तो फिर कांग्रेस ने क्या किया गया, रिफॉर्म मांगे। तो जो ये इनका पॉलिटिकल इवेंट था ये था। अब हम इनको क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, after the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation of Indians in the administration of their country। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो विद्रोह हुआ था उसके बाद क्या हो गई थी, जनता भड़क गई थी ना पूरी, और मुस्लिम का जो शासनकाल था वो क्या हो गया था, खत्म कर दिया गया था। तो जो उस जनता को शांत करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इंडियंस को क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी एंट्री करते हैं और इनके कोऑपरेशन से ही हम क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे और हम इनको क्या करेंगे, रूल करेंगे। इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स वॉज इनेक्टेड ब्रिटिश पार्लियामेंट। 3 एक्ट आए आपके, कौन से 1861, 1892 एंड 1909। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। ये क्या था, बहुत जरूरी था। देखिए फर्स्ट वन, it made a beginning of the representative institution by associating Indians with the law-making process. It thus provided that Viceroy should be nominated some Indians as the non-official members of his
expanded council. In 1862, Lord Canning, the viceroy, nominated three Indians to his legislative council, the Raja of Banaras, Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao. देखिए ये कहता है, जैसे क्या थी प्रॉब्लम, पता करी थी ना लॉर्ड कैनिंग ने कि क्या क्या प्रॉब्लम थी और इनका सॉल्यूशन क्या था। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी और इंडियंस का क्या करना है, पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल देनी है किसको, प्रोविंसेस को बढ़ा बढ़ा के, ठीक है। देखिए तो जैसे ये प्रॉब्लम्स देखी थी, तो जो ये 1861 का जो आपका एक्ट आया था, इसमें क्या किया गया, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या कहता है, वाइस रॉय ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंड किया लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और उसके अंदर क्या कर दिया गया, मेंबर्स ऑफ इंडिया को ऐड किया। और क्या किया गया, कौन से मेंबर आए, तीन मेंबर को ऐड किया गया उस टाइम पे। कौन से, राजा ऑफ बनारस को, महाराजा ऑफ पटियाला को और सर दिनकर राव को। इन तीनों को क्या कर दिया गया, नॉन ऑफिशियल सीट दी, ठीक है। ऑफिशियल सीट नहीं दी गई थी, ओनली कौन सी दी गई थी, नॉन ऑफिशियल सीट दी गई थी। तो जैसे कि पार्टिसिपेशन उनका इंक्रीज करना था, तो इन्होंने क्या किया कि हम थ्री इंडियंस को क्या कर देंगे, नॉन ऑफिशियल बिठा देंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। Second one, it initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidencies. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपका था, तो उसके अंदर क्या कर दिया गया था, सेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, सेंट्रलाइजेशन का, जिसमें क्या किया गया था, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे और मद्रास की किसको दे दी गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई थी। तो इस एक्ट के थ्रू, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत क्या हुआ, आपकी जो पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे की और मद्रास की, उनको वापस दे दी गई। और इसको क्या बोला जाता है, आपके एग्जाम में आएगा ये, फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोला जाता है, ये आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को बोला जाता है। दस रिवर्सल द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड reached its climax अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन किसको बोला जाता था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937, ठीक है। थर्ड वन, it also provided for the establishment of new legislative council for Bengal, Northwest provinces, Punjab, which were established in 1862, 1886, 1897। और क्या किया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को बढ़ा दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो उनको प्रॉब्लम्स थी उनका जो सॉल्यूशन बताया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी बढ़ाना है और इंडियंस का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज करना है। तो वैसे ही बंगाल की नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और पंजाब की क्या कर दी गई, इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई थी। किस किस में, जो बंगाल की थी वो 1862 में बनी थी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की 1886 में बनी थी, पंजाब की आपकी बनी थी 1897 में बनी थी। Fourth one, it empowered the viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council. It also gave recognition of portfolio system, ठीक है। इसके तहत क्या आया था, पोर्टफोलियो सिस्टम आया था। जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट है, वो कैसे वर्क करता है, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मंत्री का मंडल है, वो क्या करता है, वो एडवाइस करता है किसको, प्रेसिडेंट को। उन्हीं की एडवाइस पे हमारा जो प्रेसिडेंट है वो काम करता है, ठीक है। जो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल है, वो क्या कर, किसके, उसका हेड कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वैसे ही जो वाइस रॉय हैं, उनके पास क्या हो गया, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या हो गया, स्टार्ट कर दिया गया। फिफ्थ वन, इट empowered द वाइसरॉय ऑफ इश्यू ऑर्डिनेंस विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। जैसे हम क्या देखते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास पावर है ना, ऑर्डिनेंस की, ऑर्डिनेंस की पावर है प्रेसिडेंट के पास, तो है अंडर आर्टिकल 123। और जो आपके गवर्नर हैं उसके पास कैसे हैं, आर्टिकल 213 के तहत। ऑर्डिनेंस क्या होता है आपका, जब आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट
आपका काम नहीं कर रही है, ठीक है, उस टाइम पे आपका काम नहीं कर रही है, वर्क में नहीं है, डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट, इमरजेंसी प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर क्या करेगा, आपका ऑर्डिनेंस पास करेगा जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी। आगे देखिए, ये हो गया आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब आगे देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। The features of these acts were as follows. It increased the number of the additional non-official members in the central and provincial legislative council but maintained the official majority in them. तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर थे उनकी सीट को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया सेंटर के लेवल पर। Second one, it increased the function of the legislative council and gave them the power of discussing the budget and addressing the question to the executive. सेकंड वन, क्या बोल रहा है ये कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनको क्या कर दिया गया, पावर पावर दे दी गई कि आप जो बजट बनेगा आपका तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। थर्ड वन, it provided for the nomination of some non-official members of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of Provincial Legislative Council and Bengal Chamber of the Commerce and that of the Provincial Legislative Council of the Governors on the recommendation of district boards, municipality, university, trade, जमींदार एंड चैम्बर्स। ये सब आप बस थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेना इनके जो जो फीचर्स हैं। द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजंस फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन द फिलिंग अप सम एंड नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो आपका सेंटर और जो प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके ऊपर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफिशियल सीट एलोकेट कर दी हैं। द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज द नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सर्टेन बॉडीज। फिर आपका आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। Indian Council Act of 1909. This act is also known as Morley-Minto Reform. Lord Morley was then Secretary of the State and Lord Minto was then the Viceroy of the India. जो आपका ये मोरले मिंटो रिफॉर्म है, मोरले क्या है, आपके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं। जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 में बताया था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट क्या बना दी गई, एक पोस्ट बना दी गई थी। और लॉर्ड मिंटो क्या है, आपके वाइसरॉय ऑफ द इंडिया हैं। इसके फीचर्स देखते हैं हम। इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। जो सेंटर के ऊपर सेंटर के अंदर थी और जो प्रोविंशियल के अंदर थी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनका जो साइज क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कहाँ से लेके कहाँ तक, 16 से लेके 60 तक, ठीक है। सेकंड वन, इट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। ये जो मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। It enlarged the deliberative functions of the Legislative Council at both the levels. For example, members were allowed to ask up supplementary questions, more resolution on the budget and so on. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि आप क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, लेकिन इसके तहत क्या कर दिया गया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और रिजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं बजट के ऊपर। Fourth one, it provided for the first time for the associations of the Indians with the Executive Council of the Viceroy and the Governors। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये फर्स्ट इंडियन थे क्या ज्वाइन करने वाले वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी। फर्स्ट थे ये मेंबर किसके, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कौन थे ये, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। Fifth one, it introduced a system of communal representations for Muslims by accepting the accept of separate electorate under Muslim members। जो फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया वो आपका इसके तहत आया था, मुस्लिम का अलग से रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था, वो चीज़ है। Sixth one, it also provided for the separate representations of the presidencies, corporations, chambers of the commerce, university and the जमींदार। ठीक है, ये आपका हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो इंडियन काउंसिल एक्ट थे। ये तीनों हो गया आपके कंप्लीट। और मुझे आपको ये बताना था कि अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। और जैसे कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एक न्यू प्लेलिस्ट मिलेगी आपको चैनल में जिसके अंदर मैं आपको MCQ सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक वाइज हम
1600 के अराउंड हम MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज होंगे वो सब, और आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, 98% आई विल गारंटी यू, ठीक है। कुछ भी डाउट हो या कुछ भी सजेशन देना हो कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। थैंक यू।